कहलाता है ना, केंद्रक। अब नाम से देखो, हिंदी के नाम में कुछ पड़ा हुआ है, केंद्रक है ना, मतलब केंद्र का। और केंद्र आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, सेंटर को, सेंटर को। जैसे हमारा इंडिया देश है, तो हमारा जो केंद्र है वो क्या है, दिल्ली है, तो वहीं से प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, मतलब केंद्र। और वही जो केंद्र है या फिर सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही सभी गवर्नमेंट को आदेश देती है। जैसे कि कोरोना काल हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर ही तो सारे गवर्नमेंट को कहे थे कि आप लॉकडाउन कर लीजिए, तो सभी को सूचना दिया था और सभी ने लॉकडाउन कर दिया था। तो उसी तरह न्यूक्लियस या केंद्रक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस तरह से न्यूक्लियस होता है, तो पूरे सेल को एक तरह से न्यूक्लियस चलाता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती है, उसी तरह न्यूक्लियस या केंद्रक भी पूरे सेल को यह कंट्रोल करती है। इसका काम ही है कंट्रोल करना, इसलिए इसको, या फिर डायरेक्शन देना। फिल्म बनती है तो मेन जो होता है डायरेक्टर होता है, वही हीरो चुनता है, हीरोइन चुनता है, विलन चुनता है, स्क्रिप्ट लिखवाता है, सब तो वही करता है। तो एक्टर से ऊपर क्या होता है, डायरेक्टर। तो सेल न्यूक्लियस जो है वह सेल का डायरेक्टर भी कहलाता है, और ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को, इसलिए कंट्रोलर भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियस पूरे सेल का कंट्रोलर या डायरेक्टर भी कहा जाता है। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो आप लोग को बताया था कि जो सेल है, सेल की जो डिस्कवरी है वह 1665 ईस्वी में हो गया था, है ना। और न्यूक्लियस बाद में जाकर के, है ना, 1834 ईस्वी में न्यूक्लियस का खोज हुआ था, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो सेल के बाद न्यूक्लियस का खोज हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे चीजों की खोज की थी, क्योंकि वो छोटे छोटे होते थे। न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा होता है, तो इसलिए भी आपको न्यूक्लियस आपको माइक्रोस्कोप में या इजीली आपको दिख जाता है। हाँ, लेकिन माइक्रोस्कोप ज्यादा जूमिंग पावर का होना चाहिए, उसका रेजोल्यूशन हाई होना चाहिए। वैसे न्यूक्लियस आप लोग अगर सीबीएसई स्कूल में पढ़े होगे तो वहां पर आपको जो माइक्रोस्कोप देता है तो उसमें न्यूक्लियस दिख जाता है ना, माइक्रोस्कोप से, तो वो आपको दिख जाएगा। तो न्यूक्लियस का साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो न्यूक्लियस सेल का डायरेक्टर या कंट्रोलर होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग इसकी डिस्कवरी देखते हैं, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। उसके अलावा न्यूक्लियस का कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन आप लोग जानते हो, आपके बारे में जो जानकारी होती है, नाम पता ये सब बताते हो। तो न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन देखा जाए तो न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस इज कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल। कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल कहलाता है। उसके अलावा न्यूक्लियस सेल के अंदर बहुत चीजों को कंट्रोल करता है। लिखते हैं यहां पर, न्यूक्लियस कंट्रोल्स। तो क्या क्या कंट्रोल करता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उसको हम समझाते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल हेरेडिटी।
न्यूक्लियस कंट्रोल ग्रोथ, न्यूक्लियस कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। तो ये तीनों जो चीजें हैं यह कंट्रोल करता है। देखो हेरिडिटी क्या होता है, ध्यान देना, ये हमारा सेल है और ये है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नाम सुना होगा आपने, क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देखो हिंदी में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे समझ में ज्यादा आता है। सूत्र मतलब क्या होता है? धागा। सूत्र मतलब धागा। गुण मतलब उस सेल का गुण या कैरेक्टर। सेल का अपना कैरेक्टर होगा ना, उस सेल का जितना कैरेक्टर होता है वह किसमें होता है? क्रोमोसोम में। इसलिए इसका नाम क्या है? गुण सूत्र। अब इंग्लिश में नाम इसका क्रोमोसोम इसलिए रखा गया है, क्रोमो मतलब होता है कलर, जोम मतलब होता है सूत्र, क्रोमो मतलब होता है कलर, समझ रहे? तो इसको कलर करके तब इसको देखना होता है। ये आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, कितना भी माइक्रोस्कोप लगाओगे आपको क्रोमोसोम दिखने वाला नहीं है। तो उसके लिए लेबोरेटरी में आपको कुछ स्टैंडिंग पाए जाते, कलर पाए जाते हैं, जैसे इसमें छिड़को कि आपको आसानी से दिखने लगेगा। तो इसलिए इसका नाम जो पड़ा है क्रोमोसोम, वैसा सूत्र जिसको हम रंग करके देख सकते हैं, कलर करके देख सकते हैं। और हिंदी में तो आप समझ रहे हो, हिंदी का नाम अलग है, गुण सूत्र। वैसा सूत्र धागा जो गुणों को कैरी करे, जो रखे, समझ रहे हो, गुण सूत्र। तो चूंकि इसके अंदर इस सेल का कैरेक्टर या गुण प्रेजेंट है, क्लियर? और ये ही जैसे माँ बाप से बच्चों, जैसे माँ बाप क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है? तो माँ और फादर का जो गुण होता है किसमें होता है प्रेजेंट? गुण सूत्र में, ठीक है? तो वो गुण किसमें चला गया? बच्चों में। कहाँ चला गया? बच्चों में। तो इसीलिए, और इस क्रिया को कहा जाता है हेरेडिटी। क्या बोलते हैं? हेरेडिटी। वैसा प्रोसेस, वह प्रोसेस जिसमें जो गुण होते हैं वह माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है हेरेडिटी। क्या बोलते हैं? हेरेडिटी। अगर आप लोग अगर 9th 10th में पढ़े होंगे अगर बिहार बोर्ड में, तो इसको अनुवांशिकी कहा जाता है, शायद सुना होगा नाम। इसको लिख दिए इसीलिए क्योंकि अच्छा लगेगा आपको, अनुवांशिकी। वैसा विधि जिसमें जो गुण होते हैं माँ बाप के वह बच्चों में जाए, उसे क्या बोलते हैं? हेरेडिटी। तो चूंकि न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम है और यही गुणों को लेके जाता है, तो कंट्रोल में कौन किया? ये किया ना, ये किया। तो इसको कहा जाता है हेरेडिटी। आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, आपने प्रिपरेशन किया, अब एग्जामिनर क्या किया? इजी क्वेश्चन बना दिया, आपका सिलेक्शन हो गया। वही अगर बहुत ज्यादा हार्ड बना देता, हो सकता था आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो वो कंट्रोलर है, तो उस पर डिपेंड है। तो उसी तरह चूंकि न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम है, इसीलिए कंट्रोल मतलब देखो, हम लोग न्यूक्लियस खाली एनसीईआरटी को देखकर नहीं पढ़ना है। न्यूक्लियस हमें आगे 11th में, आगे 12 में जाओगे तो सबको लेकर के चलना है। आपके 11th में एनसीईआरटी में न्यूक्लियस बहुत छोटा दिया हुआ है, समझ रहे हो? तो और 12 में जब पढ़ोगे तो और ज्यादा विस्तार दे दिया है। तो हम लोग उस चीज को भी यहाँ पढ़ के चलेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट रहे, वहां पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आए। वैसे वहां तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन अभी एक बार पढ़े रहोगे तो दोबारा जब उसको रिपीट करेंगे वो इजीली याद हो जाएगा, समझ रहे हो?
तो न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है? हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? क्या है? नहीं, गुणसूत्र तो क्रोमोसोम है। हेरिडिटी क्या है? यह एक विधि है जिसमें माँ बाप से गुण कहाँ जाते हैं? बच्चों में। और लेके कौन जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस कंट्रोलर हो गया ना। जैसे महिला होती है, या फिर उसको ज्यादा अगर अच्छे ढंग से समझाओगे, जैसे वाइफ होती है, बोला जाता है ना मेन चाबी उन्हीं के पास होता है। मेल का, हस्बैंड का चाबी क्या होता है? उन्हीं के पास होता है। सब कुछ जानते हैं। तो मेन चाबी क्या, चाबी क्या है यहाँ पर? क्रोमोसोम। और वाइफ कौन है भाई? न्यूक्लियस। तो हेरिडिटी हस्बैंड हो गया भाई, उसको कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हो? ये समझ गए? हेरिडिटी भी समझना। आपके माइंड में हेरिडिटी पढ़ा है तो आपको माइंड में होना चाहिए। अगर कोई बच्चा पूछ ले तो बता सकते हो। उसके बाद क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? ग्रोथ। ग्रोथ मतलब सभी लोग जानते हो, वृद्धि। ये हिंदी नाम पर मत जाना, वो आप लोग अपना हर सही दुर्गई करते रहना, हम लोग को याद नहीं है तो लिख देते हैं, उतना भी काफी है। तो ग्रोथ, ग्रोथ मतलब वृद्धि। आप लोग को बताएं कि जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्रोथ करती है, मतलब वृद्धि करती है। तो ये जो सेल वृद्धि कर रही है वह कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। तो कोशिका का वृद्धि जो है वह किसको करता है? कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। क्लियर? उसके बाद मेटाबॉलिज्म, ये आपने शायद एक बार सुना होगा, लेकिन फिर बता रहे हैं, इसका हिंदी कोई समझ में नहीं आएगा। समझो इसका हिंदी क्या है? उपापचय। कुछ समझ में नहीं आया। देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपको शायद इस चैप्टर में कई बार बताया है, याद है किसी को? क्या है? अच्छा, अभी आप लोग बता नहीं पाते हो। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है हमारे बॉडी में होने वाले सभी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, उन सबको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। जीवों के शरीर में होने वाला सारा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म। जैसे एग्जांपल भी कई बार बताएं, श्वसन, पाचन, है ना, उत्सर्जन। तो जितना भी क्रिया होती है हमारे, पाचन पढ़े हो? पाचन में एंजाइम्स के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है? पचाया जाता है। तो वो क्या है? रिएक्शन है। तो वो सारा चीज क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म। तो भाई सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। इसीलिए क्या लिखे हैं? कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल, कंट्रोल करेगा। इसीलिए देखते हो सरकार जब गिर जाते हैं, देखे हो, कभी सुने होगे, सरकार अगर गिर जाती है तो क्या होता है? वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। सुने होगे? क्योंकि वो सरकार गिर गया, मतलब चलाने वाला कोई नहीं है, तो राष्ट्रपति का शासन आ जाता है। फिर जब कोई पीएम बनेंगे तो फिर वो खुद से सुचारू करेंगे, है ना। तो न्यूक्लियस इज कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ सेल। तो ये तीनों आपको लाइन याद रखना पड़ेगा। बता पाओगे? बता दोगे? बताओ क्या क्या बताएं। हमको खाली मीनिंग समझना है, पूरा नहीं भी बता पाओगे, हमें मीनिंग समझना है। सबसे पहले न्यूक्लियस जो कंट्रोल कर रहा है, किसको कर रहा है? सेल को ना। ठीक। तो क्या क्या सेल के अंदर यह कंट्रोल कर रहा है? हेरिडिटी क्या है यह? जाने की क्रिया कहते हैं उसको। ये कंट्रोल कहां गया जी? हाँ, बहुत अच्छा। ग्रोथ, हाँ, सेल में वृद्धि होती है। और मेटाबॉलिज्म,
हाँ, जो भी क्रियाएं होती हैं सेल के अंदर सबको ये कंट्रोल करता है। बैठ जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। इसको रहने देते हैं। ये सारा जो बात था ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैमरलिंग, है ना। उन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ही बताया कि देखो भाई न्यूक्लियस इतना कंट्रोल करता है। एक्चुअली में उन्होंने ही फिर बाद में न्यूक्लियस को बोला कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल, है ना। तो एक लाइन उनके लिए लिखना पड़ेगा, ए साइंटिस्ट हैमरलिंग, है ना, एक्सपेरिमेंटली, है ना, एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शन को इन्होंने डिस्कवर किया, हैमरलिंग। लेकिन डिस्कवरी जो था न्यूक्लियस का उन्होंने बताया, ये इन्होंने इसके क्रिया को डिस्कवर किया, है ना। इसके फंक्शन मतलब होता है क्रिया, कार्य। तो न्यूक्लियस का कार्य जो है, ये सब जो हम बताएं वो सभी चीज हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था या डिस्कवर किया था। ये लाइन आप लोग को समझ में आ गया, हैमरलिंग साहब ने किया था। उसके बाद ये आप लोग कुछ समझ गए न्यूक्लियस के बाद। उसके बाद न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको सेल से पकड़ के बाहर कर दोगे सेल डेड कर जाता है। मतलब सेल का आत्मा है, आत्मा निकाला शरीर क्या होगा, मुर्दा हो जाएगा। तो कोई भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो सेल मर जाएगा। तो सोचो इतना मतलब इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया खींच के निकाल दो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट एक निकाल दोगे सेल से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस निकाल दोगे तो वो डेड कर जाता है। एक लाइन ये लिखने वाला है, सोचो इतना ज्यादा जरूरी है न्यूक्लियस। तो क्या होता है भाई, न्यूक्लियस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, एक कोशिकीय, जो एक कोशिका का बना हो। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाई इफ न्यूक्लियस रिमूव्ड मतलब हटा देना। डाई मतलब सब लोग जानते हो, डाई मतलब मर जाना। मतलब न्यूक्लियस को हटा देने के बाद एक कोश की ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, जैसे अमीबा, उसे न्यूक्लियस खींच लो पकड़ के मर जाएगा। भाई क्यों नहीं मरेगा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है उसका, मर जाएगा। समझ रहे, तो ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कहां कहां पाया जाता है और कहां कहां एब्सेंट होता है। किस कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर लिख लें ऑकुरेंस। ऑकुरेंस मतलब प्राप्ति स्थान, कहां पर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस जो है वह यूकैरियोट कोशिकाओं में मिल जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोट कोशिकाओं में एब्सेंट रहे। ये कई बार बता चुके हैं। यूकैरियोट मतलब प्लांट एनिमल और प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया। तो इसे हम लोग लिखते हैं
न्यूक्लियस फाउंड इन यूकैरियोट्स but absent in प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। हमारे शरीर में देखा जाए तो हमारे शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल नाम सुने हो, उसमें एब्सेंट होता है। जितने भी मेमल्स हैं, स्तनपायी प्राणी, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। उनके आरबीसी में, हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। इन मैमल्स, मैमल्स मतलब स्तनपायी प्राणी, मतलब क्या होता है? वैसे प्राणी जो मां के स्तन से दूध पी करके बड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्तनपायी प्राणी। या फिर वैसे जीव जिनमें कान होता है, वो सभी क्या होते हैं? मैमल्स। मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिला करके उसको बड़े करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? मैमल, या एनिमल का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो कान वाला जीव आप लोग सोच लो, सीधी बात, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हिरन, सब में क्या होता है? कान होता है। तो जितने भी मैमल्स होते हैं, सभी, हमारा ही खाली नहीं, जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव है, उन सब के खून में, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और ये कई बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इन मैमल्स आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, इन मैमल्स आरबीसी न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद प्लांट की बात करें, प्लांट में तो सभी में पाया जाता है, लेकिन प्लांट का एक सेल होता है जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब, उसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। क्या लिख रहे हैं? इन प्लांट न्यूक्लियस एब्सेंट इन सीव ट्यूब सेल। सीव ट्यूब का हिंदी होता है चलनी नलिका। तो पौधे जो होते हैं उसमें दो विशेष प्रकार के टिश्यू होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जो होते हैं या पानी को, हाँ, वाटर को कंडक्ट करते हैं पौधे में। फ्लोएम जो है भोजन, खाना को। तो फ्लोएम का ही एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब सेल, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक बार आता है, तो इनमें एब्सेंट होता है भाई। हाँ, एक और अपवाद होता है इसमें, इन मैमल्स आरबीसी न्यूक्लियस एब्सेंट, बट इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? अपवाद। तो दो ऐसे मैमल्स भी होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, कैमल एंड लामा। कई बार आया हुआ है यह। कैमल मतलब ऊंट, ऊंट के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, समझ रहे? ऊंट मैमल्स है ना, लामा भी मैमल्स है, इनके आरबीसी में आपको न्यूक्लियस पाया जाता है, इसीलिए अपवाद है।
एक्सेप्शन मतलब जो ना हो, एक्सेप्शन मतलब जो ना हो। तो इसमें ये अपवाद है कैमल एंड लामा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑकुरेंस, ये दोनों बहुत पूछा जाता है, बच्चे याद रखते हैं। आरबीसी में, मेमल्स के आरबीसी में और प्लांट के सीव ट्यूब में, इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। चाहे कोई एनिमल हो चाहे कोई प्लांट हो, सभी के कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये दोनों याद रखोगे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड न्यूक्लियस ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब चलनी नलिका है जो कि फ्लोएम में पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, ऑकुरेंस देख लिया कहाँ मिलता है कहाँ एब्सेंट होता है, तो अब चलते हैं हम लोग नंबर पे। देखो नंबर की बात करें तो सेल के अंदर ज्यादातर एक ही न्यूक्लियस होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। कहीं कहीं पर दो भी होता है एक सेल में, और कहीं कहीं पर एक सेल में मेनी न्यूक्लियस होते हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए न्यूक्लियस का जो नंबर के आधार पर सेल को 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं। जैसे एक अगर न्यूक्लियस है, एक सेल में एक न्यूक्लियस, मोनोकैरियोटिक 2 न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक, और मेनी न्यूक्लियस मल्टीकैरियोटिक। तो यहां पर हम लोग नंबर लिखते हैं तो इसमें एक चार्ट बना करके पढ़ते हैं। यूनिकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक एंड मल्टीकैरियोटिक। अब आप लोग एक चीज इधर नोट करके हम लिख देते हैं, भाई कहीं पर भी कैरियोटिक आए, कैरियो, कहीं पर भी अगर कैरियो आए बायोलॉजी में, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। उसका मतलब क्या होता है? कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो यहां पर यूनी, यूनी मतलब एक, यूनी मतलब क्या होता है? डाई मतलब, और मल्टी मतलब मेनी, कैरियोटिक मतलब आप समझ ही रहे हो न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वन सेल हैज वन न्यूक्लियस, इसी को कहा जाता है यूनिकैरियोटिक, ठीक है। यहां पर क्या होगा? वन सेल हैज 2 न्यूक्लियस। देखो वन लिखने से अच्छा अगर हम लोग यहां पर सिंगल सेल लिखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वन लिखने से थोड़ा जो लैंग्वेज है वो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो हम लोग लैंग्वेज सही से लिख लेते हैं। सिंगल सेल हैज 2 न्यूक्लियस, और यहां पर क्या हो जाएगा? सिंगल सेल हैज मेनी न्यूक्लियस। मेनी न्यूक्लियस। अब आपको एग्जाम्पल भी चाहिए, है ना, मेन तो वही होता है बच्चा के मन में। तो देखो भाई, यूनिकैरियोटिक सेल मैक्सिमम सेल्स होते हैं, आप बच गए, आपको उदाहरण याद नहीं रखना। तो यूनिकैरियोटिक का उदाहरण याद ही नहीं रखना। जैसे हमारे सेल में मैक्सिमम जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है? यूनिकैरियोटिक, मतलब एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। और भी अदर भी कहीं भी किसी भी जीव को देखोगे तो मैक्सिमम में क्या होता है? यूनिकैरियोटिक।
और जो डाइकैरियोटिक मल्टीकैरियोटिक होते हैं वो बहुत कम कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं, गिने चुने में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे भाई, क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम इन सेल, इन हटाओ कंफ्यूजन होगा, मैक्सिमम सेल हो जाएगा। EX मतलब एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये ऐसा होता है, चप्पल के जैसा होता है ना। तो इसमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा न्यूक्लियस होता है इसको कहा जाता है मैक्रो न्यूक्लियस, और जो छोटा न्यूक्लियस होता है उसे बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, पैरामीशियम में ही होता है डाइकैरियोटिक। ठीक है, तो 2 बड़े वाले को मैक्रो, छोटे वाले को माइक्रो। माइक्रो मतलब ही पता चला, माइक्रोस्कोप मतलब छोटा। अब मैक्रो MACRO, कहीं पर भी MACRO मतलब वो बड़ा है, और यहां माइक्रो है MICRO, ये मतलब वह बहुत छोटा। ठीक, क्लियर? ये बार बार आएगा, ये आपके केमिस्ट्री में भी आता है। मैक्रो मॉलिक्यूल, वैसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा हो, मैक्रो मॉलिक्यूल। और एक आएगा माइक्रो मॉलिक्यूल जो कि साइज बड़ा, छोटा है ना। जैसे आप लोग एटम पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा मोड़ा पढ़े होगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे छोटा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होता है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन होता है? हाँ, आप लोग पढ़ के आओ, नहीं होगा है ना। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा नहीं होता है ना। अब हम नहीं बता सकते हैं भाई, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। उसके बाद मल्टी कैरियोटिक, इसका एग्जाम्पल आप लोग नहीं याद करोगे नहीं याद करोगे, क्योंकि मल्टी कैरियोटिक जो सेल होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार का होता है, उसका एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, मल्टी कैरियोटिक सेल, इसको नीचे लेके जाते हैं इस तरह से। तो मल्टी कैरियोटिक जो सेल होते हैं उसका टाइप, तो वह 2 प्रकार का होता है। और ये दोनों प्रकार आपको, चलो इसको छोटा कर देते हैं, आप लोग को अच्छा से दिखेगा। छोटा हो गया ना जी, पूरा दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको? सूक्ष्म नहीं, माइक्रो नहीं ना हो गया, मैक्रो है ना, माइक्रो नहीं है मैक्रो है। ये हो जाएगा माइक्रो, नहीं हुआ, ये हो जाएगा थोड़ा मोड़ा माइक्रो। तो हम लोग को मैक्रो में देखना है। तो मल्टी कैरियोटिक सेल जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिनसाइटियम, और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है कॉइनोसाइटिक। है ना। सिनसाइटियम सेल मतलब होता है, अच्छा देखो, इन दोनों का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस ज्यादा हो गया।
तो न्यूक्लियस ज्यादा होने का दो ही कारण हो सकता है। जैसे देखो, ये मान लो कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इधर भी कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये मान लो न्यूक्लियस है, दो सेल है। अगर मान लो ये फ्यूज हो जाए, फ्यूज समझते हैं ना, फ्यूज मतलब समझते, कंबाइंड हो जाना। जैसे लड्डू टूट जाता है, टूटा हुआ ऐसा लड्डू है, तो घर में क्या करते हैं, उसको फिर से बांध देते, फ्यूज हो गया ना, तो फ्यूज हो गया वो इस तरह से। अब फ्यूज होने के वाले ये दोनों सेल एक ही सेल हो गए ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। दो न्यूक्लियस मतलब मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी कैरियोटिक हो जाएगा। तो जब सेल कोशिकाएं फ्यूज हो करके फ्यूज हो जाती हैं, और जिसके मान लो 4 को इसमें रहता, 4 को इसमें रहता, फिर इसमें कितना हो जाए, 8 हो जाता, तो मल्टी हो गया ना, मेनी। बैटरी वगैरह अगर देखो, वो बैटरी है, जैसे उसमें लिखा होगा मल्टीपर्पस बैटरी। मल्टीपर्पस मतलब होता है बहुउद्देशीय। गवर्नमेंट हर साल निकालती है बहुउद्देशीय योजना, वैसी योजना है जिसमें बहुत सारे उद्देश्य पूरा हो। जैसे ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण विकास योजना ये क्या है, मल्टीपर्पस उद्देश्य। जैसे ग्रामीण योजना में क्या देती है सरकार, घर देती है, उसके बाद लैट्रिन देती है, रोड देती है, ये सब देती है ना जी, बनाने के लिए, गुहाल गौशाला बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया, बहुउद्देशीय योजना। ये सब टर्म इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि यह बायोलॉजी में बार बार आएंगे, तो आप उस टर्म को समझते जाओ, दोबारा समझने का जरूरत ना पड़े। बहुत बार होता है मीनिंग समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। जैसे आप लोग 11th पढ़ रहे हो, यही सब मीनिंग आपको समझ जाओगे। कोई आप डायरेक्ट 12 में आ जाओगे, ये सब मीनिंग गायब रहेगा, फिर वहां समझ में नहीं आता, इसीलिए समझ में नहीं आता। दिमाग तो सबका एक ही है, बात को समझ रहे। तो ये हो गया। तो सिंसाइटियम सेल मतलब क्या हो गया, when multinucleus है ना, when multinucleus occurs due to fusion of, चलो आपको कंफ्यूजन होगा, इसको हटा देते हैं, मल्टी कैरियोटिक लिख देते हैं। जब मल्टी कैरियोटिक होता है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड सिंसाइटियम। सेल। उसके बाद कोइनोसाइटिक सेल मतलब क्या हुआ, अब इसमें क्या होता है देखो, जैसे ये हो गया सिंसाइटियम, है ना। अब देखो ऐसा कंडीशन हो जाए, ये है सेल, क्या है, ये है न्यूक्लियस इसका। अब मान लो सेल डिवीजन करती है, तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाती है, और यह दो सेल छोटे छोटे सेल में बदल जाती है इस तरह से। ये रियल में होता है। कोशिका विभाजन मतलब ये सेल डिवाइड होगा, न्यूक्लियस आधा आधा डिवाइड होगा, और सेल भी आधा आधा होगा, और जाकर के दो इसके बच्चे हो जाएंगे। ये सेल डिवीजन होता है। लेकिन कभी कभी देखो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस जो है वह डिवाइड तो हो जाती है, पर सेल डिवाइड नहीं हो पाता है।
जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए, अंदर में विभाजन हो जाए, लेकिन सेल विभाजन ना हो, तब क्या हो जाएगा? मतलब घर का बाउंड्री डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन घर के अंदर का रूम क्या हो गया? डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा? अच्छा मान लीजिए, इसे समझिए, जैसे ये बिल्डिंग दिख रहा है आपको, ठीक है, अब ये रूम दिख रहा है, अब रूम को हमने यहां डिवाइड कर दिया, 4 रूम बन जाएगा, ये हो गया। लेकिन क्या ये बिल्डिंग डिवाइड हुआ? क्या नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा? सिंगल बिल्डिंग मेनी रूम। इस बिल्डिंग में मान लो एक ही रूम है, और रूम को अंदर से हमने डिवाइड कर दिया, सिंगल बिल्डिंग मेनी रूम। तो यहां पर भी क्या हो गया? सेल पूरा सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, खाली न्यूक्लियस डिवाइड हो जा रहा है। उसी को कहा जाता है कोइनोसाइटिक सेल। जब मल्टी कैरियोटिक जो अवस्था है वह न्यूक्लियस के डिवीजन से हो जाए, सेल के डिवीजन से ना हो जाए, तो उस तरह के सेल को कोइनोसाइटिक कहा जाता है। यहां पर मल्टी कैरियोटिक फ्यूजन के कारण हुआ। पहले लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा, पहले लिख देते हैं इसको। व्हेन मल्टी कैरियोटिक कंडीशन लिख देते हैं, मतलब मल्टी कैरियोटिक कंडीशन, कंडीशन मतलब अवस्था। व्हेन मल्टी कैरियोटिक कंडीशन अवस्था ऑकर्स होता है ड्यू टू के कारण, ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन of nucleus is called कोइनोसाइटिक कंडीशन या सेल। तो इस वाले फिगर को हम लोग ऐसे बनाएंगे, तो यहां पर आपने क्या किया? न्यूक्लियस को ऐसे 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 डिवाइड कर दिया, और ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई? हो गया ना मेनी न्यूक्लियस। तो इसी को कहा जाता है कोइनोसाइटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस प्रकार का जो विभाजन होता है फ्री न्यूक्लियर विभाजन होता है, इसी के दौरान यह होता है ना। तो ये जो न्यूक्लियस खाली डिवाइड हुआ इसको कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये वैसे सेल डिवीजन में ये पढ़ाएंगे कि कैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो इस तरह का कोइनोसाइटिक सेल कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग रख लीजिएगा। सिनसाइटियम का उदाहरण है स्ट्राइप्ड मसल। जैसे हमारा ये सब मसल्स है, हड्डी वाला मसल जितना भी है, तो मसल किस कोशिकाओं में क्या कैसा पाया जाता है? सिनसाइटियम सेल। वहां पर आपको एक सेल में मेनी न्यूक्लियस दिखाई देंगे, ठीक है। वैसे इसको हम लोग गूगल में भी फिगर देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। कोइनोसाइटिक सेल यह होता है एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन यह एंडोस्पर्म जो है यह सीड में पाया जाता है, बीज में। सीड जानते हैं ना आप, बीज, उसी के अंदर ये एंडोस्पर्म पाया जाता है, और उसमें यह कोइनोसाइटिक सेल का उदाहरण होता है। इसमें देखो दोनों का मतलब क्या है? एक सेल में मेनी न्यूक्लियस, लेकिन चूंकि अलग अलग तरीके से बनते हैं इसलिए नाम अलग रख दिया गया, लेकिन है दोनों क्या? सेम ही चीज है। अच्छा आप लोग को इस सिनसाइटियम का आप लोग थोड़ा इसको देख लो, SY लिखेंगे, है ना।
अच्छा चलो, हमारे पास जब सारा सुविधा है तो हम लोग क्यों ना देख करके उसको समझ जाएं क्लियर। जब गूगल जी हमारे पास हैं तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ये देखिए, सिनसाइटियम क्या पढ़ा है इसका परिभाषा? जब कोशिकाएं क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, जैसे लड्डू फ्यूज होता है, बुनिया फ्यूज होता है, तो देखो फ्यूज हो गया ना, दो सेल है, ये फ्यूज हो गया ना, मल्टीन्यूक्लियस हो गया, है ना। अब देखो मसल्स, आपको एग्जांपल लिखा है हमने, क्या है इसमें, मसल्स। देखिए ये देखो मसल्स है ना, इसमें देखो ये सारा चीज ये फ्यूज हो जाता है बाद में, जिसके कारण क्या होता है सब में, ये देखो ये दोनों फ्यूज हो गया ना, फ्यूज हो गया, तो अब देखो इसमें दो न्यूक्लियस आ जाएंगे। अब दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है हमने, कोइनोसाइटिक सेल में क्या एग्जांपल था, क्या था भाई, कोइनोसाइटिक सेल में क्या एग्जांपल था, इंडोस्पर्म। क्या लिखा है, इंडोस्पर्म कहां पाया जाता है, बीज में। कहां पाया जाता है, ये देखिए ये है इंडोस्पर्म। यहां पर न्यूक्लियस की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे यहां पर देखो इसमें दो न्यूक्लियस है, तो यह आपको सीड्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। सीड में क्या होगा, देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर सिनसाइटियम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो सब फ्यूज हो गया है ना, 1 2 3 4, 4 न्यूक्लियस है, मांसपेशी है, समझ रहे। चलो ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा दिखा दिया, माइंड नहीं लगाना है आपको, समझ रहे। चलते हैं अपने आप में, स्ट्रिप्ड मसल्स लिख दिए, सिनसाइटियम, कोइनोसाइटिक सेल, इंडोस्पर्म। इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, पहले बता दिया है ना, किसी चीज को नहीं रटना, ये पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा, हमको भी याद हो गया। अभी थोड़ा मोड़ा याद कर लेना है, शुरुआती चीज है, अभी याद कर लोगे ना तो बाद में रिपीट होगा, बस समझ जाएंगे हम लोग। तो ये हो गया कुछ नंबर उम्बर, है ना। एक सेल में दो, एक न्यूक्लियस, एक सेल में दो न्यूक्लियस, एक सेल में मेनी न्यूक्लियस। और बहुत न्यूक्लियस जो होता है दो तरीकों से बनता है, फ्यूज होकर के या फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होकर। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का कहानी। अब मेन चलते हैं, अब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, है ना। वो रटने वाला चीज है इसीलिए लग रहा होगा अरे हमको तो याद ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, याद हो जाएगा। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को हम लोग स्टडी के हिसाब से, है ना, इसे हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं न्यूक्लियस को। कितने भागों में, 4 भागों में। पहले बांट देते हैं तब इसका फिगर बनाते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्रोमेटिन नेट, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कर रहे हो, समझ लो। और एक है न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग फिगर में देखते हैं, है ना। ये न्यूक्लियस है, चलो पट्टा बन गया। थोड़ा इरेज भी कर देता, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, इरेज भी कर रहा है। ये न्यूक्लियस का हमने फिगर बनाया, है ना। स्ट्रक्चर तो देख के पता ही चल रहा है, ये बॉल जैसा है। कैसा है? रिंग नहीं है, रिंग नहीं है, ये क्या है? बॉल जैसा। फिगर में तो रिंग ही दिखेगा ना आपको, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो कि न्यूक्लियस जो है वह दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन और ये बाहर वाला मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है इस तरह से एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम निकला होता है इससे, इस तरह से एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम निकला होता है इससे, ठीक है। तो ये यहां पर ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाला मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में देख रहे हो आप खाली जगह है ना। तो इसको कहा जाता है इंटरन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के बीच, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर न्यूक्लियर स्पेस डार्क कलर का होता है या डार्क होता है बिल्कुल, है ना। ये मेम्ब्रेन हो गया। उसके अलावा ये जो छिद्र आप लोग देख रहे हो, बहुत जगह आप लोग छिद्र देख रहे हो, हालांकि फिगर में इरेज करने में ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। हालांकि फिगर में इस तरह से बन गया है बड़ा, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। यहां पर ये जो छिद्र दिख रहा है, परफोरेशन दिख रहा है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब होता है छोटा सा छिद्र। अब इस न्यूक्लियर पोर में आपको कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन का गार्ड होता है, इस तरह से, इस तरह से।
है ना। यह जो गार्ड होता है इसको कहा जाता है एनुलस। क्या बोलते हैं इसको? एनुलस। एनुलस। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत बड़ा हो गया। अब ये जो बाहरी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ये वाला है। अच्छा, इससे आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? चलो इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, हर जगह नहीं रखते हैं, है ना। क्लियर? दो में रहने दो भाई। तो यहां पर ये जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, यहां पर आपको राइबोसोम दिख जाते हैं। क्या दिख जाते हैं? राइबोसोम। ये है राइबोसोम। ठीक है। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, बुक्स वगैरह में मेम्ब्रेन को यहां पर न्यूक्लियर इन्वेलप भी लिख दिया जाता है। इन्वेलप मतलब घेरने वाला। अब यहां पे देखिए, इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब लिक्विड पदार्थ, ग्राउंड सब्सटेंस, प्लाज्मा मतलब ग्राउंड सब्सटेंस, सब में था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर था, लाइसोसोम, सब के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा को बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो अंदर में जो भी चीजें हैं उसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। दो गो हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रोमेटिन नेट। नेट मतलब जाल। ये जाल नुमा, धागे नुमा रचनाएं होती हैं जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन नेट। और इसको हम लोग चाहेंगे रेड कलर से शो करना। ये देखो, इस तरह का पूरा इस तरह से उलझा हुआ धागा होता है यहां पर। उलझा हुआ धागा होता है भाई, इसी को कहा जाता है क्रोमेटिन नेट। क्या बोलते हैं? यह धागा दो प्रकार का होता है। वह धागा जो मेम्ब्रेन के साइड में हो उसे कहा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन, और वो धागा जो केंद्र की तरफ हो, मतलब सेंटर की तरफ हो, उसे कहा जाता है यूक्रोमेटिन। और इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलोगे आप? क्रोमेटिन नेट। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन का जाल। यह भी धागा होता है। यही क्रोमेटिन नेट क्रोमोजोम में बदल जाता है। इसी में, यही किस में बदल जाता है? क्रोमोजोम। आपको शुरू में बताया भाई, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है, लेकिन वह क्रोमोजोम आपको जब कोशिकाएं विभाजन करती हैं तभी दिखाई देती है, वरना कैसे दिखती हैं? उलझा हुआ। कैसा? उलझा हुआ धागा। ये क्रोमोजोम ही है, लेकिन यह अपने शेप में नहीं है, अपने आकार में नहीं है। विराट कोहली ही था, सेमीफाइनल तक रन नहीं बना, लग रहा था कोई साधारण खिलाड़ी। जैसे फाइनल में कैसा खेला? कोहली जैसा। वही चीज है कोहली, क्रोमोजोम ही है।
लेकिन अपने शेप में नहीं था, अपने फॉर्म में नहीं रहता है हमेशा। तो यह है क्रोमेटिन का जाल। जाल समझ रहे हो, भयंकर जाल। हमने तो ऐसे बनाया है, नहीं तो इसको सुलझा नहीं पाओगे, इतना ज्यादा कॉइल्ड होता है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, जनेऊ से भी ज्यादा। जनेऊ का कभी देखे हो? जनेऊ क्या होता है, अगर वो उलझ गया तो उसको सीधा कर ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा फंस जाता है, इतना ज्यादा उसमें धागा होता है। तो हमारा क्या हो गया, क्रोमेटिन नेट भी हमने फिगर में देख लिया ना जी। अब उसके बाद देखो न्यूक्लियोलस। देखो इसका हिंदी जो नाम होता है, इसका हिंदी नाम है केंद्रिका। क्या नाम है? और ये जो स्ट्रक्चर है वो केंद्रक है। तो हम लोग समझने के लिए इसे कहते थे भाई केंद्रक का वाइफ है केंद्रिका। समझने में क्या जाता है, कैसे भी समझे। तो न्यूक्लियोलस, नाम भी देख रहे हो टेढ़ा है, वाइफ जैसा टेढ़ा है, न्यूक्लियोलस। तो इसे भी हम लोग दिखाएंगे। और ये कैसी होती है, ये कैसी होती है जी, ये गोल होती है। कैसी होती है? गोल होती है, सॉलिड होती है। तो इसे हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियोलस। कहानी समझ में आ गया? जो हमने चारों पार्ट लिखा है इसमें दिख गया आपको। मेम्ब्रेन दो होते हैं, आउटर और इनर। न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्रोमेटिन नेट और न्यूक्लियोलस। तो एक लाइन हम लोग लिखना बनता है पहले। इन चारों को अलग अलग पढ़ना है, चारों को अलग अलग पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें एक लाइन लिखने का बनता है। क्या? चलो ये उसी में लिख देंगे, लिखने का नहीं बनता है ना, उसी में लिख देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा इतना हम लोग पढ़ लिए, तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। इंटरटेनमेंट मतलब गूगल में देख लेते हैं। एक्चुअली में गूगल में क्या होता है, ओरिजिनल से फिगर रहता है। ये तो डायग्राम हम लोग बनाते हैं ना, आउटलाइन देख लेते हैं, कोई दिक्कत? आप लोग को शुरू शुरू में नहीं दिखाते थे। देखो आपको न्यूक्लियस रियल में दिखाना चाह रहे हैं। इमेज देख लीजिए। अच्छा ये ग्रीन, ये अंडा दिख रहा होगा। अच्छा ये येलो वाला क्या है? येलो वाला क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल ही है ना भाई, इसको काट दिया गया, ये पूरा था। अब देखो न्यूक्लियस को कितना बड़ा इसने दिखाया है। न्यूक्लियस ये क्या दिखा रहा है, काट के दिखा रहा है अंडा जैसा। ये देखो, ये देखो पोर दिख रहा है ना आपको, छिद्र दिख रहा है ना, वही वाला हम बनाए हैं। ये 3 डायमेंशन फिगर है। और ये देखो क्रोमेटिन मटेरियल मतलब नेट, न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, इन्वेलप। ये इन्वेलप है, ढक्कन। समझ रहे हो, मोटा होता है ये ढक्कन। माइक्रोस्कोपिक नहीं दिखाया है इसने। देखो हमारे जैसा फोटो बनाया है ना। ये देखो ये ओरिजिनल फोटो दिख रहा है ना। ये देखो सेल है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। ये सब पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो इसने क्या दिखाया है, आप लोग को पुराने फिगर में हमने बताया था
ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पढ़े हुए हैं, ये न्यूक्लियस है। देखो इसका पोर भी दिखाया गया है, न्यूक्लियस, और क्रोमेटिन नेट को देखो इस तरह से दिखाया गया। ये सब फिगर ओरिजिनल है, अच्छा डायग्राम। चलो देख ही लिया, अब क्या दिखाना आपको, है कि नहीं। देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ये क्या है, अच्छा ये पूरा क्या है, सेल क्या है, और ये व्हाइट वाला पार्ट आपको सेल दिख रहा है, और इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, न्यूक्लियस। ये ओरिजिनल फिगर है, ऐसा सेल दिखता है। जो बुक्स में आपको दिखाया जाता है वो आपको इजी बनाने के लिए दिखाया जाता है। देखिए ये देखो न्यूक्लियस, और ये क्या है, इसकी वाइफ न्यूक्लियोलस, है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन सेल कंपोनेंट्स। डबल मेम्ब्रेन सेल कंपोनेंट्स होता है, सेल ऑर्गेनेली होता है। ए स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन and inner membrane, outer membrane and inner membrane is called internuclear space। दोनों के बीच का जो स्पेस, स्पेस मतलब खाली जगह, स्पेस मतलब, तो दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है इंटरन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। उसके बाद पोर के बारे में बताया हमने, छिद्र के बारे में बताया है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्रित होता है छोटे छोटे पोर से, जिसका नाम है न्यूक्लियर पोर। क्या लिख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परफोरेटेड। देखो परफोरेटेड मतलब क्या होता है, देखो जैसे आप लोग कहीं से बोरा लाते हो, चीनी का, चावल का, और वो फटा हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, परफोरेटेड। उससे क्या होता है, चीनी वगैरह निकल गिरने लगता है, या पॉलीथीन वगैरह दे देता है दुकानदार तो उससे चीनी बहने लगता है, तो उसको बोला जाता है परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब होता है छिद्र हो जाना, उसमें छोटे छोटे छेद हो जाना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परफोरेटेड बाई माइन्यूट पोर, सबका हिंदी लिख दे रहे हैं। माइन्यूट मतलब स्मॉल, छोटा, पोर मतलब क्या होता है, छिद्र। माइन्यूट पोर PORE, that is called, I.E मतलब that is called न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर फिगर में दिख गया आपको, न्यूक्लियर पोर यही है ना, न्यूक्लियर पोर। उसके बाद ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं यह विशेष प्रकार के प्रोटीन से गार्ड होते हैं, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, और उसे कलेक्टिवली कहा जाता है एनुलस। किसे बोलते हैं, एनुलस। मान लो ये रूम है, और रूम का वो गेट है, तो वह गेट जो है किस चीज से बंद होता है,
छिटकनी से। अरे भाई गेट जो बनाया गया था तो उसमें क्या था? खाली जगह था, तो उसमें क्या डाला हुआ है बताओ? मतलब मान लो ये ढलाई हो रहा था, ढलाई हो रहा था तो वो छोड़ा गया ना उतना सा ईटा का, उसके बाद उसमें क्या लगाया गया है? दरवाजा। क्या लगाया गया है? तो वो दरवाजा इसको गार्ड कर रहा है कि नहीं? क्या कर रहा है? अगर दरवाजा हम बंद कर देंगे तो कोई नहीं आ पाएगा, अगर दरवाजा खोल देंगे तो सब, मतलब वो जो छिद्र है, खाली जगह है ना, उसको बंद कौन कर रहा है? दरवाजा। और ये जो खिड़की है उसको कौन कर रहा है? उसका खिड़की। ये जो खाली जगह है इतना सा, उसको क्या किया जा रहा है? खिड़की के द्वारा, समझ रहे हो? तो गार्ड किया जा रहा है। तो यहां पर भी जो मान लो आप अंदर हो, ये क्या है? खाली जगह, तो इसका दरवाजा क्या है? एनुलस। ये तो इसको गार्ड कर रहा है। और यह एनुलस का नाम विशेष प्रकार का प्रोटीन का बना होता है। पहले देख लो, नहीं आएगा समझ में बोलना क्या लिखे हैं। देखो लिख रहे हैं न्यूक्लियर पोर गार्डेड। गार्डेड समझ रहे हो? गार्ड किया। न्यूक्लियर पोर गार्डेड बाय ए न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, एक न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन से बना होता है, डेट इज कॉल्ड एनुलस। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया। बच्चा क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होने देंगे। अब न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन मतलब आप क्या समझ लो, ये लकड़ी का बना है। अरे भाई लकड़ी का, और एनुलस मतलब दरवाजा। तो आपको बोल रहे हैं जैसे ये देखो, ये जो पार्ट है देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो पार्ट है खाली जगह है, कुछ नहीं है मान लो, समझ लो। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये क्या हो गया? एनुलस। क्या हो गया? और ये बना किस चीज से? टीना से। किसे बना है? वो किसे बना है? लकड़ी से। वही चीज है। एनुलस क्या हो गया? दरवाजा हो गया। और ये बना किससे है? लकड़ी से। तो वही है कि एनुलस जो है किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बना हुआ है। किसे बना हुआ है? क्लियर हुआ ना? एनुलस मतलब दरवाजा, और ये मतलब किस चीज से बना हुआ है। तो पूछा जाता है कि एनुलस इज मेड बाय न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। क्लियर हो गया? हवा आ रहा है जी इधर से। ये क्लियर हो गया लाइन? ये लाइन क्लियर हुआ आप लोग को? हुआ ना? देखो अभी शुरुआत है तो थोड़ा थोड़ा कष्ट होगा ही समझने में, तो उसको 4 बार 5 बार रिपीट करेंगे, पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा बताओ, अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो वो दरवाजा है, उस दरवाजे से फायदा क्या है? आने जाने में। कहाँ आने जाने में? अंदर, रूम के अंदर और रूम के बाहर। अब यहां पर चलो उसको समझाने के लिए थोड़ा सा बना ही देते हैं, तो क्या बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? हम लोग फ्री का आता है तो फ्री का यूज करते हैं। ठीक। चलो ये थोड़ा हमने क्या किया, इसको न्यूक्लियस मत समझना, ये सेल है और यहां पर न्यूक्लियस है। क्लियर? सेल के अंदर होता है ना न्यूक्लियस। क्लियर है? ये सेल है, ये क्या होता है? ये क्या है भाई? साइटोप्लाज्मा। क्या है? कोशिका द्रव्य। और ये न्यूक्लियस है।
और न्यूक्लियस में हम लोग छोटा सा छिद्र दिखाना चाह रहे हैं। यही न्यूक्लियर पोर है, यह है न्यूक्लियर पोर। अब ये जो न्यूक्लियर पोर है, अब इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा? तो साइटोप्लाज्मा का सामान अंदर आ सकता है और न्यूक्लियस का सामान क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। तो यह जो दरवाजा है, ये जो छिद्र है, इसी से क्या होगा, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस में पदार्थों का आदान प्रदान होगा। अभी जस्ट बताया, दरवाजा है, बाहर से अंदर आ सकते हैं, अंदर से बाहर। तो यहां पर न्यूक्लियर पोर का काम क्या होगा कि साइटोप्लाज्मा के मटेरियल को अंदर लाना और न्यूक्लियस के मटेरियल को बाहर लाना। तो न्यूक्लियर पोर जो है वह साइट होता है, जगह होता है साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस के मटेरियल को एक्सचेंज करने में। जैसे खिड़की है, ये खिड़की है, अब बगल में एक और खिड़की हो जाए उस बिल्डिंग वाला, मान लो, तो क्या होगा, वो पड़ोसी हो गया आपका। तो दाल चावल चीनी क्या होगा, इसे करके पार हो जाएगा, उधर से आ जाएगा, इधर से जा जाएगा। तो वही एक खिड़की है, ये साइटोप्लाज्मा हो गया बाहर वाला और न्यूक्लियस का अंदर वाला बाहर वाला का आदान प्रदान। आदान प्रदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। क्या होता है, आप हमको चीनी दीजिएगा तभी हम आपको देंगे, नहीं तो आप लेते जाओ, चीनी ले आया, किसी दिन गैस ले आया, किसी दिन कुछ ले आया, उसके बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो बंद कर देगा, वो देता ही नहीं। तो आदान प्रदान नहीं कर रहे हो, खाली आदान कर रहे हो, प्रदान तो दोनों होना चाहिए। तो यहां पर दोनों काम कर रहा है, तो हम लोग एक चीज यहां पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई, न्यूक्लियर पोर is site of exchange of material between, किसके बीच, between सेल एंड न्यूक्लियस, कोशिका और न्यूक्लियस के बीच में पदार्थों को आदान प्रदान करने में हेल्प करता है। अच्छा देखो, वहां पर आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, प्लांट का सेल है, वो जो दिख रहा है ना गोल गोल, तो उसमें देखो स्पॉन्जी मेसोफिल लिखा हुआ है, स्पॉन्जी मेसोफिल, वहां दिख रहा है ना येलो कलर का, इधर इधर, ये वाला भाई, ये वाला देखो, इसमें भी न्यूक्लियस दिखाया गया है, दिख रहा है न्यूक्लियस, उसमें छोटा सा साइड में, सेल के अंदर है वो, है ना। तो आदान प्रदान जरूरी होता है, बिना आदान प्रदान के कोई उपाय नहीं है। आज इंडिया अगर अलग अलग देशों से सभी देश सब कुछ आदान प्रदान करते हैं। हम लोग यहाँ से गेहूं चावल सब कुछ भेजते हैं, अरब देशों में जितना खाना पीना का सामान है सब कुछ भेजते हैं, और उधर से बदले में क्या आता है, तेल वगैरह आता है। अमेरिका में आदान प्रदान करते हैं, तो वहाँ से आदान प्रदान लेते हैं, आदान, यहाँ से अनाज वगैरह भेजते हैं, उधर से पैसा आता है, इधर से कुछ भेजते हैं, उधर से कुछ आता है, तो ये चलते रहता है। तो आप लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ गए पूरा? कोई लाइन खराब लग रहा है? खराब मतलब आपको समझ में, बताइए, कोई लाइन पढ़ के बताइए, मतलब वो जो फिगर में है। बहुत टाइम हो गया जी, पढ़ के बताइए, कहीं पर कोई दिक्कत है ना? हाँ, इंग्लिश मीनिंग पढ़ने में हो सकता है दिक्कत हो, आपको हो रहा है जी, समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए मेन,
शुरुआत में तो किसी को भी नहीं आता है। शुरुआत में आएगा क्या? आप क्रिकेट कभी नहीं खेले हो जा करके, या फिर बहुत दिन बाद खेले हो, जैसे मेरा खेले हुए 5-6 साल हो गया। अब जाएंगे तो डिफेंस होगा जी, ना छक्का लगेगा ना डिफेंस होगा, बॉल पार हो जाएगा। किसी से भी होता है। यहां तक इंटरनेशनल क्रिकेटर का। क्या कर रहे हो जी? ये तो चला ही जाएगा, तो फिगर खींचने से क्या फायदा? ये तो खुद क्या है, ये खुद मोबाइल है, ये खुद हाथ में चला जाएगा लिखा हुआ, है ना। तो वही चीज है, अगर कोई बोले सचिन तेंदुलकर संन्यास ले चुके हैं ना, अब उनको फिर बोला जाए आप 1 साल के लिए खेल लीजिए, फिर उनको शुरुआत करना पड़ेगा शुरू से, छूट गया ना उनका। फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हो आप लोग, अगर कोई इंजरी से 1 साल 2 साल बाद अगर रिटर्न होता है तो सब लोग, कमेंटेटर यही करता है, वापसी कर रहे हैं तो इन्हें अपना दमखम दिखाना होगा। नहीं तो बहुत सारे प्लेयर बैठा हुआ है पीछे में, तो वो 3-4 विकेट ले लिया तब लगता है हो गया। अगर रन है, वापसी कर रहे हैं 2-3 साल बाद, जैसे युवराज सिंह वापसी किए तो रन कुछ खास नहीं बनाए, तो फिर उनका जगह खत्म हो गया। तो वही चीज होता है भाई। हाँ, तो किस बात पे हम बोल रहे थे इतना जी? अच्छा, वही शुरुआत में दिक्कत होता है। सर लाइन क्लियर है? एक और हम लोग ले लेते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो आप देख रहे हो न्यूक्लियस के अंदर का जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। और इसमें बहुत चीजें होती है, जैसे वाटर, सॉल्ट, आयन, इंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, है ना। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्मा में आपको न्यूक्लियस दिख जाएगा और क्रोमेटिन नेट दिख जाएगा। ये दोनों जो हैं वो किसके अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और प्लाज्मा मतलब उसका प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब लिक्विड पदार्थ। तो बस लास्ट ही है, बी नंबर है ना, न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा तो क्या लिखेंगे, ग्राउंड सबस्टांस of nucleus are called nucleoplasma. ग्राउंड सबस्टांस मतलब होता है उसके अंदर का जो भी सबस्टांस है। अब न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या 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 पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेन्स, क्या क्या होता है इसके पास भाई, इसके पास देखिए क्या क्या मिल जाएगा आपको, वाटर मिल जाएगा, इसमें क्या क्या होता है वो लिख रहे हैं। उसके बाद कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये तो समझ जाते हो आप लोग, कैल्शियम है और ये, और इस पे चार्ज है प्लस प्लस का तो आयन बोलेंगे इसको। उसके बाद एंजाइम्स, उसके बाद कुछ और चीजें होते हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इसको अभी रट लेना है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये नहीं आएगा समझ में, बस इसको रख लीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, फॉस्फेट्स, है ना। ये सब ईटीसी न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंतर्गत रहता है। इसको भी नहीं रटना है आपको, बता देंगे इसको रटना ही नहीं है, ये खुद आगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर दो और चीज था, एक क्रोमेटिन नेट इसी के अंदर है, ग्राउंड सबस्टांस है तो क्रोमेटिन नेट है, तालाब है समझो, वो तालाब है उसके अंदर मछली होती है, पौधे होते हैं, तो इसके अंदर आपको क्रोमेटिन नेट दिखा और न्यूक्लियोलस। तो तालाब हो गया न्यूक्लियस, तालाब क्या हो गया, उसका पानी हो गया न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्या हो गया, और क्रोमेटिन नेट और न्यूक्लियोलस उसके अंदर का जो भी चीज है ना, एनिमल, समझ गए। तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे,
यहां पर लिखेंगे क्रोमेटिन नेट एंड न्यूक्लियोलस embedded in न्यूक्लियोप्लाज्मा। बच्चे मन के सच्चे। एम्बेडेड मतलब क्या होता है? चिपका होना। किस क्या होना? चिपका होना। तो क्रोमेटिन नेट और न्यूक्लियोलस केंद्रिका है जो किसमें चिपका होता है? प्लाज्मा में। पानी में ही ना सब कुछ चिपका रहता है। चिपका मतलब रहता है मछली हो कुछ भी हो। तो आपको क्लियर हो गया जी, ये न्यूक्लियोप्लाज्मा। समझ रहे हो? ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्मा। समझ गए? तो न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्रोमेटिन नेट और न्यूक्लियोलस एम्बेडेड होता है, चिपका हुआ रहता है ना? अब हमारा क्या बच गया? इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या बच गया? ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मा। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? क्रोमेटिन नेट है। इसका हिंदी कौन बताएगा? इसका हिंदी कौन बताएगा? इसका हिंदी वही होता है जो हम इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्रोमैटिन नेट। सॉरी, नेट तो इंग्लिश ही हो गया ना, नेट भी लिखा रहता है बहुत जगह। क्रोमेटिन, बहुत बढ़िया। जालिका, थोड़ा हिंदी वाला भी अपना स्टाइल मारेगा ना, जालिका लिखा रहता है। क्रोमेटिन जालिका केंद्रिका। न्यूक्लियोप्लाज्मा का हिंदी कौन बताएगा? केंद्रक द्रव्य। क्या नाम है इसका? केंद्रक के अंदर का द्रव्य। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हिंदी कौन बताएगा? केंद्रक झिल्ली। इसका नाम क्या है? इसका हिंदी क्या होगा? केंद्रक झिल्ली। तो अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटिन नेट न्यूक्लियोलस बताएंगे। आज इजी पोर्शन था न्यूक्लियस का। क्रोमेटिन नेट में फिर हम बताएंगे क्रोमोसोम के बारे में, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा इजी पोर्शन था न्यूक्लियस का, ठीक है? तो इसको आप लोग पढ़ के आओगे जी। पढ़ के आओगे तो अगला क्लास बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना?